तो पिछले वीडियो में अपन ने जीवों और निर्जीवों के बीच में जो उनका ज्ञान है, उनको ज्ञान अपन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक अपन क्या है कि जीवों जीवों की ही बातें की थी पिछले वीडियो में। और अब हम ऐसे जीवों की तरफ चलेंगे। अब आप इसको ना एक पूरे वाइड स्पेक्ट्रम में इस प्रकार से बांट सकते हो। लेफ्ट साइड में, चलो राइट साइड में लेते हैं। राइट साइड में जो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव जिसको अपन जीव बोलते हैं ना, तो मनुष्य मान लो उसको चरम सीमा पर विवेक बुद्धि भी है उसमें, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया देखते हो, वो आपको चरम सीमा पर राइट हो गया। फिर जैसे जैसे अपन बाई तरफ चलते जाएंगे ना, तो वो जो परिलक्षित होने वाले जो गुण है, वो उसमें कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लेकिन उनका जो और विस्तार है ना, कि वो एक लिंग भी होते हैं और वो अंडे देने वाले भी होते हैं, और इस प्रकार के विचित्र जीव चलते रहेंगे, और कम जीने वाले, लंबे जीने वाले, बिना खाए कितने समय तक, वो अभी जो अपने उच्चतम तापमान और वो करते 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 वो उसमें हो जाएंगे। अच्छा, अब बीच वाली कड़ी अपने चलते हैं। अब बीच वाली कड़ी में ना ऐसे जीव शामिल होते हैं जिनमें क्या है कि वैज्ञानिक अभी तक उनका ये निष्कर्ष नहीं लगा पाए कि इनको अपन जीवों वाली श्रेणी में लें या निर्जीवों वाली श्रेणी में लें। जैसे एक तो आपको मैंने बीज का ही उदाहरण दिया था कि वैज्ञानिक ना अभी क्या नाम उसको मतलब किस श्रेणी में पूरी तरह से रखे, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, वो कंफ्यूजन में है। वो कहते हैं कि जब ये 1000 वर्ष तक एक बीज प्रिजर्व रखा जा सकता है, तो उस स्थिति में तो उसमें तो जीव वाला तो कोई लक्षण है ही नहीं। और हजारों वर्ष तक जिसमें कोई जीव वाला लक्षण नहीं है, तो वो तो एक मरे हुए के समान है वो। अच्छा, उसको मरा हुआ या निर्जीव घोषित कर दे, क्योंकि जीव से ही जीव उत्पन्न होता है, निर्जीव से निर्जीव उत्पन्न होगा, जीव नहीं उत्पन्न होगा। खैर ये भी आज के वैज्ञानिकों की धारणा है, अपन तो अपन और ही आगे नई चीज पेश करेंगे अध्यात्म में। तो क्या नाम है, वो भी चक्कर पड़ गया। अच्छा, फिर एक होता है वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं, है ना। ये भी ये भी अपने क्या है कि वो एक विषाणु होता है, एक कीटाणु होता है। तो इनमें ये है कि कीटाणु तो होते हैं जो कि शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, जीव से जीव उत्पन्न होते हैं, शरीर के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत ही छोटे जीव है वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। और जो विषाणु है ना, वो क्या है कि शरीर के बाहर, यानी ह्यूमन बॉडी या कोई जानवर या और कोई भी ले लो आप, उसके बाहर तो वो बिल्कुल निर्जीवों की तरह होते हैं। जैसे अपने कोरोना वायरस था वो, है ना, तो आप बोलते थे भी आप क्या है कि ये स्टील की चीजें उनको छुओ मत, स्टील पर ये चिपक जाता है तो वहां पर ये मरता ही नहीं है वो, वैसा का वैसे रहेगा। तो स्टील से का हाथ मत लगाओ, और इस प्रकार के जो चीजें थी ना, रेलिंग वगैरह मत छुओ हॉस्पिटलों में या वहां पर आम जगह, दस्ताने पहने रखो, बॉडी को स्टरलाइज करो, और मुंह पर वो मास्क रखो, और जो कोविड के टाइम में आपने जो सावधानियां बरती थी वैसे। तो जीवाणु जो है ना, वायरस, उसको वैज्ञानिक है ना बोलते हैं कि इसको हम कहें क्या। इसमें निर्जीवों वाले भी गुण है, मानव शरीर या किसी भी जीव के शरीर से बाहर है ना, तब ये निर्जीव ही है। ना बढ़ता है, ना सांस लेता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना कुछ नहीं है, अपने आप कुछ नहीं करता। हवा के झोंके से यहाँ से उड़ के दूसरी जगह चिपक गया, और वो खुद की उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप ये मान लो कि जैसे पत्थर के कण है ना, धूल के कण, उसी प्रकार से है वो। तो निर्जीवों की श्रेणी में लेते हैं। और लेकिन जैसे ही वो किसी कारण श्वसन क्रिया के द्वारा या छूने के द्वारा या लार के द्वारा या आंख में क्या नाम घुस गया, और आंख में तो क्या नाम जैसे अपना जो पानी सा निकलता है, उसके कारण वो तो वो पहुंच गया शरीर के अंदर। शरीर ही तो वो पानी जो है, लार वगैरह, ये पसीदा वगैरह, ये सारे शरीर के अंग हैं। तो आंख में जो विषाणु से बीमारी फैलती है, तो आंखों में एक बार घुस गया, तो वो अब आंख के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर बढ़ते भी बहुत ही मल्टीपल स्पीड से है। तो जब एक ऑक्टोपस ही 56,000 अंडे देता है, तो वो तो उनकी तो लीला ही अलग है। वो एक एक सेकंड में करोड़ों की संख्या में बढ़ सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस में था ना, वो पहले हल्का सा बुखार होता है, और उसके बाद में तो कंट्रोल होना ही बंद हो जाता है, पूरी शरीर को ही वो कर देता है, सारा नर्वस सिस्टम जाम वगैरह करके आदमी को मार देता है, गला घोट के मारता है उस प्रकार से। तो ये जो वायरस है ना, और वायरस कोई एक नहीं है, इतनी संख्या है, खोद रहे हैं वैज्ञानिक, चल मेरे भाई, लगी हुई लाइन। कोई लाखों करोड़ों की संख्या में तो वायरस की उन्होंने पहचान कर ली है, जो अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं, वो करते हैं।
अच्छा, वायरस भी सारे के सारे ऐसे नहीं है कि जो आपके शरीर को या जीवों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कुछ है वो फैलते रहेंगे शरीर के अंदर, उनका कोई शरीर पर कुप्रभाव नहीं पड़ता था, अच्छा भी नहीं पड़ता, कुछ अच्छे प्रभाव वाले भी हैं। इस संसार में आपको सारी चीजें मिलेगी। जब आप किसी भी जीव को ना एक पर्टिकुलर चीज में बांध कर, नियमों में बांध कर ना, ईश्वर की जो रचना है ना उसमें नियमों में बांध कर आप किसी भी चीज को नहीं रख सकते, ये आप अंतिम नियम ही मान लो। बस अभी तक आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जी अभी तक वैज्ञानिकों ने जिनकी खोज की है ना, तो वो एक सीमित है भाई, उतना ज्ञान ही हमारा सीमित हो सकता है, वो असीमित है। खोजे जाओ जी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होती जाएगी। जैसे साइंस में चल रहा है, अनंत डेवलपमेंट चल रही है। कब से चल रही है? जब से मानव सभ्य हुआ तब से पहले का पहिए का आविष्कार किया था, और उसके करते 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 आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंच गए। और वहां पर भी क्या है कि लगभग कृत्रिम इंसान बना दिए उन्होंने। पहले तो रोबोट के रूप में उन्होंने वैसे बनाए थे, मशीनिकल पुर्जों के रूप में। आजकल तो उन्होंने जो बिल्कुल ऐसे आर्टिफिशियल जो मटेरियल ढूंढ लिए, जैसे वो चाइनीज गुड़िया वगैरह होती है, तो वो अंदर तो उसके रोबोट होता है, बाहर से वो एकदम से जैसे मानव जैसी चमड़ी वगैरह, और वैसे ही बोलती है और वैसे आंखें मटकाती है ना। एलेक्सा के नाम से प्रसिद्ध है, वो आप जानते हो उसको। तो आप वो भी बोलोगे कि एलेक्सा इधर आ, तो वो आपके पास आ जाएगी। सभी भाषाएं वो समझती है रोबोट, है ना। चाय लिया, वो लिया, बैठ जा, उठ जा, हंस ले, गाना सुना दे, चलते उधर। तो कोई जिसने मतलब बिल्कुल डॉक्टर की तरह जाकर उसका फिजियोथेरेपिस्ट की तरह उसको चेक नहीं करता है ना, तब तक वो कह ही नहीं सकता कि जिंदा औरत है या वो कोई रोबोट है। यहाँ तक पहुंच गए। तो उस पर भी वो वैज्ञानिक जो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित है, तो वो कहते हैं भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाओ यार। बात इस प्रकार से तो पता ही नहीं लगेगा भी इस संसार में नकली स्त्री पुरुष कितने घूम रहे हैं और असली कितने घूम रहे हैं। वो अपनी बैटरी चार्ज करवा के सुबह निकलेंगे बाजार में, यार किसी को पता भी नहीं लगेगा, जासूसी करते फिरेंगे या दैनिक जीवन का काम करते रहेंगे, है ना। ना उनको फिर वो निर्जीव है तो उन्हें अपने भोजन वोजन की जरूरत नहीं पड़ती, उनका भोजन तो वही है जो बैटरी है। बैटरी चार्ज कर दी तो सब काम उनका टनाटन है। और बैटरी जब डिस्चार्ज होएगी तो वही उसी प्रकार से मोबाइल वगैरह से वही वो पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, जो उसका मालिक है, जो कंट्रोल कर रहा है एआई को, कि अब मेरे में इतने घंटे की बैटरी बाकी है, तो वो बोलता है बा घर आ जाओ बच्चे अपने यहाँ, तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो उनको फिर उसी प्रकार से जैसे मोबाइल अपने चार्ज करते हैं, तो अपने उनको चार्ज कर देते हैं, तो उनको भोजन वोजन सारा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो एक मेरा कहने का मतलब है ये जो इतना विस्तृत है, उधर अपन चले थे जीव की राइट साइड में, एक्सट्रीम में मनुष्य ले लो। अब बीच में आप अपने ऐसी चीजों में आ गए हैं जिनको वैज्ञानिक अभी भी सोच रहे हैं यार कि इनको निर्जीव में शामिल रखें या जीव में शामिल रखें। अच्छा, फिर अब राइट साइड में चलो। अब आप जैसे जैसे धीरे 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 क्या नाम है लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो जीवों वाले लक्षण कम होते जाएंगे, निर्जीवों वाले लक्षण, मतलब कोई कट ऑफ दी है क्या जी इसके राइट साइड वाले सारे जीव और लेफ्ट साइड वाले सारे जीव, ऐसे कोई है ही नहीं कट ऑफ रेखा। कंटिन्यूटी चल रही है। एक्सट्रीम जीव, फिर उनके लक्षण आपको कम कम होते मिलते जाएंगे, और फिर एक जगह वो दोनों वो हो जाएंगे उभयलिंगी, यानी जीव निर्जीव में। फिर अब आगे ना जो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें निर्जीवों वाले लक्षण ज्यादा होंगे और जीवों वाले कम होते जाएंगे। बोलो जी। अब लेफ्ट साइड में चलते जाओ तो लास्ट में आप बोल दो जी पहाड़। चलो मान लो पहाड़। पहाड़ को आप पूरी एक्सट्रीम निर्जीव में ज्ञान आज आज तक का जो आपको अनुभव है ना, उससे तो आप यही मान सकते हो। इधर आदमी ले लो जी, लास्ट में पहाड़ ले लो, ठीक है ना। अब इसमें संपूर्ण जीव कौन सा है, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अधिकतम ले सकते हो आप आदमी को। संपूर्ण तो पता नहीं क्या और कोई जीव निकल जाए, उसका भी अपने को भी खोजबीन बाकी करनी पड़ेगी। कोई जीव इस तो जीव तो अभी तो समुद्र में इतने इतने पड़ेंगे, उनके विचित्र उनका पता ही नहीं लग रहा है अभी तक है, पहचान में ही नहीं है वो। और जिस दिन इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ये तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब निर्जीवों में भी आप वो चलो भाई पहाड़ मान लो या और कुछ मान लो, तो एक बार तो आप ये बोलेंगे जी ये ये तो क्या नाम बिल्कुल ही निर्जीव है जी, इसकी तो गारंटी है 100% निर्जीव है। तो उसमें आगे थोड़ा विश्लेषण करूंगा तो आपका दिमाग वहां भी चक्कर खा जाएगा कि जी इसको निर्जीव वाले में नहीं रख सकते क्योंकि वो लक्षण वो तो हो जाएंगे पैदा। चलो एक बार छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ, फिर आपका दिमाग तो आज गड़बड़ होएगा ही। चलो मान लो पहाड़ क्या है, ये क्या है पहाड़? अरे पृथ्वी का हिस्सा ही तो है। अगर पहाड़ निर्जीव है तो पृथ्वी भी निर्जीव है। अच्छा, पृथ्वी कभी उत्पन्न नहीं हुई क्या?
ये भी तो उत्पन्न हुई है ना। जो अभी विज्ञान है उसके हिसाब से सूर्य में विस्फोट हुआ था, उसी से पृथ्वी बनी थी। तो सूर्य कभी मतलब उत्पन्न हुआ हमेशा ऐसा ही था क्या? वो भी तो उत्पन्न हुआ है किसी गैलेक्सी के बहुत बड़े सितारे में, ब्लैक होल से वो होता है, वो कहाँ से हुआ था, वो कहाँ से हुआ था। तो चक्कर वही है, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी एक दिन, ठीक है ना। पृथ्वी की श्वसन क्रिया या जो अपने जीवन से लक्षण करें उस प्रकार के नहीं है, जैसे बाकी जीवों में नहीं मिलेंगे आपको। वायरस में कोई ऐसे कोई सांस थोड़ी लेता है, वो ऐसे कोई भोजन थोड़ी करता है। वो अथाक ज्ञान का भंडार है, उसमें खोजे जाओ खोजे जाओ। तो इसमें अपने अंतिम सीमा नहीं है। अच्छा फिर जैसे आप फिर कहोगे जी वो तो पृथ्वी को तो मान लेंगे, लेकिन ये तो पहाड़ का टुकड़ा तो अपन नहीं मान सकते। अच्छा, वेरी गुड, चलो उदाहरण ले लेते हैं। ये लो क्या नाम है, अंगुली कट गई जी। तो डॉक्टर बोलते हैं यार अंगुली कट गई, इस प्रकार से कोई अंग भंग हो गया, तो उसको फटाफट क्या है कि बर्फ में दबा के प्लास्टिक की थैली में जितना जल्दी हमारे पास पहुंच जाओगे ना, हम उसको टांके वांके लगा कर संचार सिस्टम करके और उसको वापस जिंदा कर देंगे। तो अंगुली कटते ही तो आप बोलोगे जी अब तो शरीर से टूट गया, तो ये तो निर्जीव हो गई। अगर वो निर्जीव होती तो डॉक्टर उसको इम्प्लांट थोड़ी कर सकते थे, वो कर दिया ना उन्होंने, कटने के बाद में वो जिंदा है। अच्छा अब मतलब जीव से जीव उत्पन्न कैसे होता है? जैसे गुलाब है या आम वगैरह आप देखते हैं ना, गुलाब आम इत्यादि की कलम होती है ना, बीज भी होता है उनका। तो बीज वाले रूप में तो आप क्या नाम, गुलाब के पौधे के बीज बोओगे तो पौधे उसमें से निकल जाएंगे। आम की गुठली बोगे तो आम का पेड़ निकल जाएगा। लेकिन दूसरा आम का पौधा लगाने के लिए आप क्या करते हो? एक आम के मतलब टहनी काट लिया आपने, उस टहनी को जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं तो गुलाब की टहनियां काट के जमीन में रोप देते हैं और वो बीज की तरह फूट जाती है। इस प्रकार के दुनिया भर के उसमें पादप विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसमें दुनिया भर के आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये पूरा पक्का कह ही नहीं सकते जी केवल नर और मादा से जीव उत्पन्न होता है, या क्या नाम है एक बीज से ही जीव उत्पन्न होता है। इतना विस्तृत इसकी वो है, किसी भी प्रकार से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। निम्नतम सीमा मिलोगे तो वो क्या नाम आपका वो रह गया, क्या बोलते हैं उसको, अमीबा। अमीबा तो अपने शरीर के मतलब दो टुकड़े करके वो दो दो बच्चे ही पाल लो, फिर वो आगे करते रहेंगे, पीछे वाले मरते रहेंगे, उनका वो चलता रहेगा। मेन जो चीज है ना, कोई जीव अपन यही बोल सकते हैं कि जो अपने डीएनए को आगे एक से पीढ़ी में जो स्थानांतरित कर लेता है ना, वो सारे के सारे जीव। वायरस वायरस उत्पन्न होते हैं ना, तो आप उसको जीव बोल सकते हैं, समझ गए ना। पत्थर से पत्थर उत्पन्न होता है ना, तो आप इसको जीव बोल सकते हैं, वो अपना डीएनए लेके चल रहा है यार। तो आप ना तो किसी को अंतिम यही मान लो कि ना तो आप किसी को निर्जीव बोल सकते पूरी तरीके से, ना आप किसी को सजीव बोल सकते। लो जी, अब कर लो बात है। ये अपने आधुनिक विज्ञान है। अब क्या है कि जो आदमी सोचता है, दिमाग लगाता है ना, जैसे आध्यात्म वाली स्थिति में आता है ना, तो कहता है यार जो ज्ञान है उस ज्ञान की सीमा तो यहां तक जारी है कि अपन यारो जीव निर्जीव में भेद नहीं कह सकते। अपन किसको जीव कहें किसको निर्जीव कहें, है ना, ये तो गलती हो जाएगी अपनी। अल्प ज्ञान है इसलिए उसको अपन बोल देते हैं, ज्यादा ज्ञान करोगे तो सारा ब्रह्मांड ही जीव है। और क्या नाम, वो वैसे आप देखोगे तो सारा ब्रह्मांड निर्जीव है, कोई एक तो सिरा आपको पकड़ना पड़ेगा। और निर्जीव वाला सिरा इसलिए नहीं पकड़ सकते, तो आप कह रहे हो ना कि मैं जीवित हूं, मैं जीव हूं, मेरे में चेतना है। तो अगर आप में चेतना चेतना है तो पूरे ब्रह्मांड में चेतना है, समझ गए आप। और ये पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना है ना, वही है पर ब्रह्म। अब चक्र यहां पर यह आ जाता है कि चेतना तो अमूर्त है ना, जैसे प्रकाश अमूर्त है, लेकिन ये नहीं है कि प्रकाश काल्पनिक है। प्रकाश तो ऊर्जा भी बहुत है, सब काम उत्पन्न कर सकता है। तो आगे अपन भौतिक विज्ञान में जब अपन इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे ना, पुनर्जन्म वगैरह सारे वो चीजें आएंगी, तब आपको इस चीज में पता लगेगा। ये प्रकाश जो अमूर्त है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अमूर्त ही होता है, ये भी मूर्ति है। ये फोटोन के रूप में है ना। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत यही तो है ना, कि प्रकाश का जो अमूर्त रूप है ना, उसका एक छोटा टुकड़ा जिसको फोटोन कहते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम कंचे की तरह काम करता है। वो चोट मारता है जब टकराता है तो। और मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त दोनों एक दूसरे से बदलते हैं। लेकिन अभी तक का अपन जो ज्ञान, सामान्य ज्ञान लोगों से वो अपन सुनते हैं ना, वो कहेंगे भाई जीव से जीव उत्पन्न हो सकता है, निर्जीव से निर्जीव उत्पन्न होगा, जीव से निर्जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, निर्जीव जीव, तो वहां वो सारी गफलत पैदा हो जाती है। और अंत में निष्कर्ष क्या निकलना पड़ता है आपको? ये पूरा ब्रह्मांड जीव मानना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है।
इसके खिलाफ है ना कोई तर्क कोई दे ही नहीं पाया। भौतिक विज्ञानी भी है ना, अंत में साइंटिस्ट जाके ना वहां पर जाके हथियार डाल देते हैं कि जी अब इसका तो हमें भी नहीं पता। तो ये एक पूरी मतलब विस्तृत श्रृंखला है। उस श्रृंखला में कहीं पर भी डेडलाइन या डिमार्केशन नहीं है कि जी इससे पॉजिटिव वाली चीजों को हम ये ले लेंगे, इसके नेगेटिव वाली चीजों को हम ये ले लेंगे। तो अंत में क्या है कि चीज वहीं पर ही आती है। हर चीज की एग्जैक्ट गणना आप करना चाहोगे ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो अंत में जो गणितीय सूत्र मिलता है ना, वो वही मिलता है। अंग्रेजी में बोलूंगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, और हिंदी में बोलूंगा समाकलन यानी जोड़। जोड़ करो कहां से? जीरो से स्टार्ट करो और अनंत तक। एग्जैक्ट आंसर आपको वही मिलेगा। और अनंत से अनंत तक आप जो गणनाएं आपकी जारी हैं, तो उसमें एग्जैक्ट उत्तर तो आप चाहते हो भी कंप्यूटर पे कोई डाटा हमें इस प्रकार से प्रोसेस करके दे दे, नहीं दे सकता। आप कैलकुलेटर ले लो, है ना, 8 डिजिट वाला, 16 डिजिट वाला, कितनी डिजिट वाला ही ले लो आप, तो मनुष्य के सामान्य मस्तिष्क की तुलना में तो उसकी गणना की क्षमता बहुत ज्यादा है ना। उस पर आप दो चीज लिखो, √2 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब √2 का मान है ना, या पाई का ही ले लो आप, तो √2 का मान 1.141, फिर इस प्रकार से डिजिट चलती जाएगी, एक के आगे दशमलव और फिर असंख्य संख्या है। और इसी प्रकार से क्या नाम है, √3, तो √3 का आएगा 1.7 और फिर आगे वो 2 3 3 इस प्रकार से चलती चलती जाएगी। तो वैसे तो आप अंकों में लिखोगे तो √2 का तो लिख ही नहीं सकते आप। कैलकुलेटर पर क्या लिखोगे? एक लिख दोगे, ठीक है जी, दशमलव क्या नाम है लगा दिया आपने, ठीक है जी, फिर आप इसमें चार लिख दिए, एक चार लिख दिया, फिर एक लिख दिया, चाहे वो दशमलव लगाते जाओ। अब वो 8 डिजिट है तो 8 डिजिट जोड़ो, तो कैलकुलेटर तो भर गया। उसके जैसे दशमलव के 9वें स्थान तक आप जाएंगे तो याद आ जाएगा उसमें एक्सीड। और जैसे मोबाइल फोन वगैरह में ना, इसमें वो सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है कि वो क्या है कि आपको सिर्फ जैसे 8 डिजिट में उत्तर देगा। वो कितनी संख्या कर दो, बाकी की आगे की संख्याएं छोड़ देगा, वो मोटा मोटा ले लेगा हिसाब किताब। तो √3 और क्या नाम 2 का जो आप गुणा करेंगे ना, तो लगभग वो 2.5 के लगभग करीब आएगा, 2 2.5 के लगभग। एग्जैक्ट तो नहीं है ना वो, हाँ, लेकिन काम चलाने के लिए दैनिक जीवन में अपन काम चलाते हैं। तो ये जो जैसे मोबाइल चल रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं यूट्यूब पर डालूंगा, वहां से जो क्या नाम डाटा है वो आप पूरे संसार में यूट्यूब में आप देख रहे हो, तो पूरा सिस्टम है ना। ये बिल्कुल उसी प्रकार से अपन गणना करते हैं कि एक टोकरी में 5 अंडे डाल दिए, दो निकाल दिए, एक डाल दिया, हिसाब किताब। लेकिन एग्जैक्ट आप इसमें भी गहराई भी जाएंगे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है, माइक्रोवेव, उसके एक फोटोन के अंदर जाएंगे, है ना, तो वहां पर भी उसकी सीमा अनंत की मिलती है आपको। तो अपने को उस एग्जैक्टनेस में जाने की बजाय अपन ले लेते हैं, ठीक है यार, एक मोटा मोटा है ना, यहाँ से इस रेंज से इस रेंज, जैसे मान लो कि 0 से 10 तक ले लिया, या 5 से 100 तक ले लिया, उस इंटीग्रेशन की लिमिट यहां तक कर दो, आपको एग्जैक्ट वो आंसर मिल जाएगा। वहां से बड़ा काम चल रहा नहीं है, सारा सिस्टम कंप्यूटर पर सारा उसी में चल रहा है। तो अंत में आप मतलब तत्व को ढूंढने की कोशिश करेंगे ना कि इस संसार का मूल तत्व क्या है, इस परमात्मा की तरफ जाएंगे, तो उसका विस्तार फिर 0 से अनंत भी मिलता है आपको। 0 से अनंत का जो विस्तार है ना, ये क्या है, ये ईश्वर का व्यापक रूप है। ये जैसे अपन बोलते हैं ना कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो कण सबसे छोटी चीज डायमेंशनलेस, वो 0 है, उसमें भी ईश्वर है। और अनंत, अनंत तो अनंत ही है भाई, तो ये कितना विस्तार है इस ब्रह्मांड का, वो सारा ईश्वर ही है वो। तो 0 और अनंत है ना, ये दोनों ईश्वर की सीमाएं है। ये गणितीय रूप में ना, जैसे अपन बोल देते हैं ईश्वर को कि वो सर्वशक्तिवान है, वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी वो सब जगह रहता है, वो क्या नाम ओमनी सेंट है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो जो विलक्षण जितने भी गुण होते हैं, है ना, अमूर्त है वो, अमूर्त है, खुद अमूर्त है, यानी किसी भी इंद्रिय इत्यादि के द्वारा उसको अपन देख नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो काल्पनिक, वो प्रभावशील है, वो नष्ट भी करता है, वो उत्पन्न भी करता है। दैनिक जीवन में अपन सब मर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, वही जो परमात्मा है वही कर रहा है सारा काम। वही से ही सारे डाटा आते हैं, प्रोसेस होते हैं, वही से ही सारी चीजें
आगे पीछे चलती रहती है। तो इस प्रकार की यात्रा, तो इसी प्रकार से मैंने ईश्वर को ऐसे ही पहचाना है। बहुत सिंपल चीज है ये। कलयुग में सबसे आसान तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का, ज्ञान योग। और जैसे अपन चल रहे हैं ना, चलो ठीक है, आप बेशक आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो मैंने कौन सी बायोलॉजी पढ़ी थी? बायोलॉजी कोई मेरे कोर्स में थोड़ी तो थी। मैंने कब कौन से कोर्स में साइकोलॉजी पढ़ी थी? कौन से कोर्स में मैंने भारतीय दर्शन पढ़ा था? किताबों में तो था ही नहीं। अब मेरी पूरी मतलब एमएससी पीएचडी तक जो पढ़ाई है ना, वो तो यही रही है। 10वीं तक आप जैसे सब्जेक्ट थे। 12th में हमारे पास में हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या नाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था। ऐसे बीएससी की थी। और एमएससी में जाते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो पहले सॉलिड, क्या नाम है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स था। उसमें मेरी फिर मास्टरी फिर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ले ली। ऐसे ही दुनिया भर के वहां पर कोई न्यूक्लियर फिजिक्स बन जाता है, कोई किसी में जाता है। तो आगे एक पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर अपन डेप्थ तक जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा वो क्या नाम, एमएससी में फाइनल सब्जेक्ट था। तो अपने सब्जेक्ट का मैं टॉपर था वहां पर। और इसमें जो लेक्चरशिप में आया था, यहाँ पर भी मैं आरपीएससी का मैं टॉपर था। हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब टॉपर्स हो वही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो हम 10वीं में कभी टॉपर थे, है ना हम 12वीं के बोर्ड में कभी टॉपर थे। ठीक है, क्लास में हमारा कंपटीशन चलता था 3 बच्चों का। कभी मैं फर्स्ट आ जाता था क्लास में, कभी मैं दूसरे नंबर पर रह जाता, कभी वो फर्स्ट आ गया और मैं दूसरे नंबर पर, ये चलता रहता था। उनमें से एक मेरा भाई है, वो आईएएस रिटायर हुआ है, एक आईपीएस रिटायर हुआ है। और मैं आपके सामने एक प्रवक्ता के रूप में रिटायर, रिटायर का चल ही रहा है गड्डी। तो सब चीजें संभव है। तो बाकी चीजें मैंने किताबें पढ़ी थी, अब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, इंटरनेट पे सारी चीजें उपलब्ध है। मारो एक क्लिक। मान लो कि जैसे आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का कोई बच्चा है, भाई 12वीं तक तो मोटा मोटा बेसिक नॉलेज अपने को सब चीजों की हो जाती है। 10वीं तक तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, और क्या नाम है, भूविज्ञान और जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट, वो सारे थोड़े थोड़े सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आ जाती है। और 12वीं करने के बाद तो फिर आप सक्षम हो ना, कंप्यूटर ऑपरेट कर लिया आपने, मोबाइल ऑपरेट कर लिया, आपको चीज पहचान करने की योग्यता आ गई। तो मैं भी तो इंटरनेट से तो मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी चीज है। जैसे हिग्स बोसोन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वहां कोई मैं देखने थोड़ी गया था, और मेरे को नुक्ता देने थोड़ी आया था कि जय सिंह जी आ जाओ, आपका इंटरेस्ट, आपको हमारा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। वो जो लार्ज, क्या नाम, कोलाइडल हेड्रॉन जो उपकरण का नाम है, वो है ही कोई मतलब 50-60 किलोमीटर लंबी उसकी वो टनल बनी हुई है जमीन के अंदर। इंटरनेट पे सारी चीजें दिखाई दे रही है, वो मिल रही है सारी जानकारी। यहाँ बैठे बैठे वो एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहा और कितना असफल रहा, सारी सूचनाएं अपने को मिल जाती है। तो आप बस एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट में लेना चाहोगे तो वेद गीता ज्ञान ये सारे आपके सामने है। आप पढ़ने के इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग है मेरी वाली अवस्था में, वानप्रस्थ आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, कहीं पर भी है, तो 24 घंटे वो मोबाइल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलने वाली चीजें भी है ना, आप ऑडियो कर दो उसका। अब वेद का व्याख्यान वो कर रहा है, संस्कृत में सुनो ओरिजिनल, हिंदी में सुनो, अंग्रेजी में सुनो, है ना। और बस आप उसमें लिख दो, यूट्यूब पर ही मिल जाएगी सारी चीजें आपको। यूट्यूब पर लिख दो भी, क्या नाम है, आदि शंकरा अद्वैतवाद मुझे पाठ के रूप में सुनाओ। तो एक वक्ता कोई आ जाएगा, वो आपको पाठ के रूप में बोल रहा है। आप बस में बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हो, है ना, कोई भी आप और कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई अपने घर में ही साफ सफाई कर रहा है और कर रहा है, तो उधर से वो चल रहा है, वेद पाठ चल रहा है बराबर। अरे ऐसी तो मजे हैं ही नहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। पहले कहाँ थे साधन? ये आज से 10 साल पहले आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जाना पड़ता था आश्रमों में, साधु संन्यासियों के गुरु बनाने पड़ते थे, उनके नखरे उठाने पड़ते थे, सब चीजें चलती रहती थी। तो ये दोनों तरफ से पूरा इसका विस्तार है। बहुत ही मजेदार चीज है, बड़ा आनंद आता है एक बार। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो दो लड़का था ना, क्या नाम उसका, आईआईटी बाबा वाला, अब बेसिकली तो वो बेचारा साइंस पढ़ा हुआ मेरी तरह ही। तो ये अद्वैतवाद वाला सिद्धांत बाई चांस मेरे सामने नहीं है और मेरा उसमें इंटरेस्ट स्ट्राइक नहीं किया। उससे पहले तो मैं भी क्या कि एकदम बहुत भयंकर नास्तिक था, जिसको मैं ड्राई एंड डर्टी बोलता हूँ मैं, यानी सूखा एकदम, मतलब कोई रईस है ही नहीं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि साइंस है यार, मजा नहीं आता, अब इससे तो अच्छा हिस्ट्री पढ़ेंगे या साहित्य पढ़ेंगे, कहानियां और कविताएं वगैरह, और वो पढ़ेंगे रस, रस वाला, है ना, जो अपना रसास्वादन का जो अपन मानव शरीर अभ्यस्त हो रखा है। तो शुष्क और वो है ना, बोरिंग जिसको बोलते हैं ना, फिल्म देख के आते हो आप लोग, आप बोलते हैं यार कुछ नहीं, बोरिंग फिल्म थी,
यानी आपके इंटरेस्ट की चीज, आपकी मनपसंद के डायलॉग या मनपसंद का नाच गाना या आपकी मनपसंद की चीज नहीं मिली तो वो ड्राई एंड फिर डर्टी, जो पसंद नहीं है वो डर्टी है, डर्टी चीज किसी को पसंद आती है। तो शुद्ध रूप में फिजिक्स का ज्ञान है ड्राई एंड डर्टी था। तो विदेशों में सबसे बड़ी गड़बड़ यही है ना, वो आध्यात्म के रूप में इस प्रकार से अपने जैसे वो क्यों नहीं हो पाते बेचारे। वो चारवाक सिद्धांत में इसलिए जीते हैं कि उनका जो लिटरेचर है ना, अपने तो वेद शास्त्र परमात्मा और गीता का ज्ञान और अपन तो मोक्ष की प्राप्ति अपना लक्ष्य होता है। वहां पर तो वो जो अध्यात्म जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, वो तो गॉड और गॉड का कोई पुत्र और कोई गॉड का क्या बोलते हैं प्रवचक करता है। फिर उनका अंतिम जो अल्टीमेट एम होता है, उधर वाले तो वो जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत में क्या मिलेगा जी, जन्नत में शहद की नदियां और हूरें वगैरह और ये क्या नाम, वो उनकी बस अधिकतम वही, उनकी वो जो तृष्णा है ना वो अधिकतम समय वही है। और उधर वो हेवन में चलेंगे तो हेवन में भी क्या नाम वही उनका, तो इसी प्रकार का सिस्टम उनका, मोक्ष का तो कोई वो है ही नहीं ना, उनका सिद्धांत ही नहीं। अपने भी क्या है कि जो भक्ति योग वाले हैं वो क्या नाम कुछ स्वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं। स्वर्ग में क्या है कि वो इंद्रलोक और इंद्र भगवान और वो चित्रगुप्त और यमराज और वगैरह की वो सिस्टम है। कुछ आगे भी उसमें क्या है कि गोलोक में जाना पसंद करते हैं, तो वो एक अलग प्रक्रिया है, फिर गोलोक और फिर ब्रह्मलोक और इस प्रकार से वो चलता रहता है। और जो ज्ञान योग वाले हैं ना, तो कृष्ण भगवान ने तो मतलब जो तीनों का पूरा व्याख्यान दिया, बाकी आप मर्जी हो उसमें चले जाओ। ज्ञान योग में तो परब्रह्म वाली है कृष्ण भगवान, दरअसल वो तो क्या है कि सभी के ही वो तो प्रकाश का चीज है। ज्ञान वो के लिए तो अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया नहीं यारो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वही ब्रह्म। और उसमें अपन चलेंगे तो लास्ट में आपको पूरा साक्षात्कार हो जाता है परब्रह्म का। और उसमें फिर आप जैसा उचित समझे उस परब्रह्म को ना, रस के रूप में लेना चाहे तो भक्ति योग में चले जाए। जैसे ये श्री राधे लिख रखा है, ये भक्ति योग ही है ये। राधा जी को इष्ट मानते हैं, समझ गए ना, तो रस ही रस है। राधा जी को हुक्म ही देना पड़ता है कि राधा जी आज मैं काम जा रहा हूँ, देखो कल्याण करना बस। रिश्वत नहीं देते कि स्वामी कर देंगे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। वहां फिर आप अपने उस आराध्य की बेइज्जती करते हो यार, उनका स्तर इतना ही है क्या कि पटाखों 10 पतासों में राजी हो जाएंगे, नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा। क्या है यार, आज इतना ही करेंगे चैप्टर। धन्यवाद।